ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास एंड आपको वो शो करता हूँ मैं स्क्रीन, देन टेल मी दैट स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। ठीक है, हम्म, अब शायद स्क्रीन आपकी विजिबल होगी, है ना। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कल जहां तक खत्म किया था ना, उसके बाद से आज स्टार्ट करते हैं। हार्टली कंडीशन हम लोग शायद पढ़ रहे थे कल, हार्टली कंडीशन, उसी को आज कंप्लीट करना है, हार्टली कंडीशन को, ताकि वो एक पार्ट परफेक्टली तुम्हारा हो जाए, हार्टली कंडीशन वाला। सो ये आपकी स्लाइड्स है जो कल हम लोगों ने लास्ट किया था, ये यहीं पर अपन ने खत्म किया था हार्टली कंडीशन के अंदर। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरी मैंने कल आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही केवल काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट डू एनी वर्क, ठीक है। सो ये बात श्योर है कि फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन ऑल्सो से दैट फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर एक मिनट, सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हम लोग जो है वोल्टेज से अप्लाई करते हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रन कर रहे हैं, वो वाई डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ये आपका डायग्राम था कल वाला, है ना, हार्ट रेट कंडीशन का। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इस वाई डायरेक्शन में रन करवाया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था बेसिकली वोल्टेज की वजह से। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखते हैं ना, वो लिखते हैं Q मल्टीप्लाई विद द V। सो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन इट इज सिंपली लाइक E मल्टीप्लाई विद द V, है ना। नेगेटिव में इसलिए लगा रहा बिकॉज हम लोगों ने नेगेटिव डायरेक्शन लिया हुआ था इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए, बिकॉज मैंने एक्सिस चेंज की हुई है। नॉर्मली यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं या वाई लेते हैं, बट मैंने फिलहाल यहाँ वाई लिया हुआ है या एक्स लिया हुआ है, वो केवल एक कैलकुलेशन के लिए है। तो नेगेटिव नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 सिंपली, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपको यहाँ से वी वाई का वैल्यू निकालना था और इसके अंदर पुट करना है। तो जैसे आप ये पुट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम और 1 अपॉन बी नोट स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करो थोड़ा सा। तो ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो इसको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। तो ये वोल्टेज के अपॉन में अंडर वी आ जाएगा, ये अंडर लेना पड़ेगा आपको इसका, है ना। जब आप इसका अंडर लोगे तो ये हो जाएगा वैसे बेसिकली डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, इधर सब कुछ शिफ्ट कर ही दोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 ई वी अपॉन एम मल्टीप्लाई विद द बी नोड। तो इसका अंडर लेना, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स इज सिंपली अंडर 2 EV अपॉन एम बी नॉट। अब V मतलब वोल्टेज को एक तरफ ले लो और बाकी सब एक तरफ चलने दो, तो ये अंडर 2E अपॉन एम तो चल ही रहा है, चलने दो उसको। बी नोट आगे है ही सही, यहाँ से dx बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन सिंपली, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग, तो आपको बताइए 1 अपॉन अंडर वी का जब आप इंटीग्रेट करते हो तो कितना आएगा, 2 अंडर वी इतना आता है आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर वी। पावर वो ऊपर से प्लस हो जाती है और नीचे आती है, सब कुछ नॉर्मल इंटीग्रेशन है। देन यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो अंडर 2 E अपॉन एम, ये तो कांस्टेंट है, और बी नोट तो ठीक है वही का वही है,
साथ में जो dx का इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको बाउंड्री कंडीशन से निकालनी पड़ेगी। सो एट x इज इक्वल टू जीरो, मतलब पार्टिकल जब ऊपर गया ही नहीं, पार्टिकल जब यहाँ पे था x बराबर जीरो पे, तो उस समय कब था वो, जब वोल्टेज जीरो थी। यहाँ पे वोल्टेज जीरो थी, वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऊपर जाएगा ना, पोजीशन चेंज होगी। तो x इज इक्वल टू जीरो होगा तो v इज इक्वल टू जीरो पे होगा ये। तो जैसे ही आप ये बाउंड्री यहाँ पे पुट करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे ये जीरो आ गया तो टू अंडर रूट वी कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट टू ई अपॉन एम एंड बी नॉट एक्स ऑल्सो। ठीक है, ये होते ही मेरे पास इसको सॉर्ट आउट कर लेना। वी निकालना है आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको इसका। स्क्वायर करते ही ये हो जाएगा ई अपॉन टू एम, इसको स्क्वायर करके सोल्व करना है तो ये हो जाएगा बी अपॉन टू एम बी नोड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। दिस इज सिंपली वोल्टेज, ये वोल्टेज है। इक्वेशन नंबर आप इसको लिख सकते हो 3, आप इसको लिख सकते हो 4। ठीक है ना, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, कल आपको एक लिखाई थी मैंने सरफेस है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा एक सरफेस लिखा होगा आप लोगों ने। हम लोगों ने ये जो एच डिस्टेंस लिखी थी ना, तो ये लिखी थी हल थिकनेस। ठीक है ना, कौन आया? ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखी थी बेटा, हल थिकनेस लिखी थी ना, तो यहाँ पे वही सरफेस का एरिया है। सो द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द हल सरफेस, मतलब यहाँ पे एच डिस्टेंस पे। तो अगर मैं एच डिस्टेंस पे निकालना चाहूँ, क्यों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है एच, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसे बोलते हैं हल सरफेस। ठीक है, उसके ऊपर की भले ही जो होती है वो यहाँ तक एनोड होता है, जो हम लोगों ने डी माना था ना। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं द पोटेंशियल नाउ, द पोटेंशियल द पोटेंशियल एट हल सरफेस, इसका मतलब एच डिस्टेंस पे आपको निकालना है, क्योंकि वो जो हल सरफेस है वो एच डिस्टेंस पर ही हमने कल मानी थी। तो वो आपको निकालना है एच डिस्टेंस पर, तो आपको एच वैल्यू पुट कर देनी है। तो ई तो कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है 2m, और ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। सो दिस इज सिंपली इक्वेशन नंबर 5। द पोटेंशियल एट हल सरफेस, तो ये पोटेंशियल निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द एक्स डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो जैसे आप इसका नेगेटिव ग्रेडियंट निकालोगे तो माइनस ई बी नोट स्क्वायर अपॉन एम बचेगा, क्योंकि टू आगे आ जाएगा तो केवल एक्स। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हल सरफेस के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई बी नोट स्क्वायर एम मल्टीप्लाई विद द एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब मुझे क्या करना है, मान लो वेरिएशन लाना है इसके अंदर, थोड़ा सा फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकालना है और कुछ वेरिएशन लेके आना है। एनोड तक जाना है मुझे।
द पोटेंशियल एट द एनोड। अब एनोड कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके डी तक एनोड है, ये आपको दिखाया था ना मैंने कल ऊपर डायग्राम में। देखो आपको एनोड तक आना है, ये तो मैंने केवल यहाँ तक निकाला है एच डिस्टेंस तक, ये यहाँ तक तो हल सरफेस है। बट कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? डी है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को डी डिस्टेंस तक मेजर करना हो, मान लो यहाँ जाओ, द पोटेंशियल नाउ फॉर द potential at the anode। तो एनोड तक अब आपको करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो पोटेंशियल आपको निकालना है, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, या फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा, कैथोड पर तो 0 है, एनोड पर फुल वोल्टेज है, और डिस्टेंस कितनी वेरी कर रहे हो? 0 से लेके और एनोड तक की, दैट इज ई एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब 0 से लेके डी तक तो अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना, तो ये तो वी हो गया। बट 0 से लेके ई तक अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हल सरफेस तक तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ई एक्स डी एक्स। और फिर उसके बाद में हल सरफेस से और एनोड तक अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। एक जगह तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 से लेके एच तक, ये अब 0 से लेके एच तक तो मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, जिसे मैंने वी एच बोल दिया था। यहां से लेके यहां तक अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक मैं क्या करता हूं, एच के बाद में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर देखना मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। यहां से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच है, अब इसके बाद में खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने यहां तक गेन कर लिया, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड तक जाएगा। मतलब इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा जो यहां पर रहेगा हल सरफेस पे, क्योंकि उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली जब आप एच से डी तक जाओगे, तो उस स्थिति में जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हल सरफेस तक काम कर रहा था। मतलब माइनस का ई बी नोड का स्क्वायर एच अपॉन एम, ये मैंने ऊपर निकाला जस्ट अभी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द हल सरफेस, उसी को मैंने यहाँ पे काम में लिया है। तुम चाहो तो देख लो, ये रहा इक्वेशन नंबर 6, है ना, वही लिखा है मैंने। और बाद में यहाँ पे dx, तो dx सिंपल इंटीग्रेट कर दो। अब तो ये dx को सिंपल इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एच माइनस 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 प्लस, और ई बी नोड स्क्वायर एच अपॉन एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको कॉमन ले लो, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। इसको क्या क्या कॉमन आ रहा है, वी एच का वैल्यू पुट कर दो। वी एच का वैल्यू क्या था मेरे पास, यहाँ वी एच का वैल्यू पुट कर ही दो तुम। वी एच का वैल्यू क्या था, ऊपर चेक कर लो एक बार, ई बी स्क्वायर अपॉन 2m एच स्क्वायर, है ना, यही था ना। तो ये यहाँ पुट कर दो, ई बी स्क्वायर अपॉन 2m एच स्क्वायर। अब यहाँ से तुम लोग कॉमन ले लो, ये जो 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 भी कॉमन आ रहा है ना, सपोज मैंने यहाँ से कॉमन लिया ई एच बी स्क्वायर अपॉन एम, तो अंदर कितना बच गया, डी माइनस, यहाँ तो डी बच गया ना, ई बी स्क्वायर एच अपॉन एम, तो डी माइनस यहाँ से एच गया, यहाँ से एच गया, तो कितना बच गया, एच कट बाई 2 बच गया, ये एच बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, नाउ एट डिस्टेंस एच, आपको वेलोसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी ना। द वेलोसिटी एट डिस्टेंस एच,
the the velocity at डिस्टेंस h। तो h डिस्टेंस पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, vy इज सिंपली इक्वल टू 1/b0 डेल वी अपॉन डेल एक्स। अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था। डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मली h डिस्टेंस पर। तो h डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से आपको मैं लिखना चाहूंगा। ये होता है एच डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वो नेगेटिव में होता है, वो पॉजिटिव में आ जाएगा सर। नेगेटिव का कोई इतना मतलब नहीं है ना, इसलिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ई बी नोड अपॉन एम एच। बस ये वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन नंबर 8। आप चाहो तो इसको, वेलोसिटी है तो अगर प्रोपागेशन कांस्टेंट बीटा होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वेलोसिटी का लफड़ा है ना ये, तो इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर, अगर मैं 7 की बात करूं, 7 में क्या लिखा तुमने, वोल्टेज लिखी थी ना, ये वोल्टेज है। 7 में तो वोल्टेज है, तो ई बी नोड एच, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। हाँ, जैसे फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है। यहाँ पर अगर तुम प्रोपगेशन की बात करते हो तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है। ये अल्फा होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मली वाई डायरेक्शन प्रोपगेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रोपगेशन। और ये हमारे पास कितना आ रहा है, ई बी नोट अपॉन एच। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 7 का फिर से यूज लो, फ्रॉम इक्वेशन 7। 7 वापस लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो 7 में क्या लिखा हुआ, ई एच बी नोट स्क्वायर अपॉन एम मल्टीप्लाई विद द डी माइनस ई बी नोट स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब यहां मैंने क्या करा, ई बी एच अपॉन एम की जगह बीटा अपॉन ओमेगा अपॉन बीटा लिखने वाला हूं मैं। तो जहां भी ई बी नोड एम, सॉरी ये जो भी आ रहा है ना, ई बी नोड एच अपॉन एम, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा अपॉन बीटा, दैट इज द वेलोसिटी। और यहाँ पे एक बी नोट बच जाएगा और यहाँ पर एक डी बचेगा माइनस, और ये कितना बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ई भी तो आएगा फिर यहाँ पे, तो एम अपॉन ई। तो मैंने क्या किया, सिंपली एम अपॉन ई का मल्टीप्लाई कर दिया और गुणा कर दिया, तो ये बच गया मेरे पास। ठीक है, तो फाइनली जो इक्वेशन आपकी बनी, या फिर अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा इसको और समझाने के लिए अलग अलग लिख दे रहा ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई बी नोड एच अपॉन एम मल्टीप्लाई विद द बी नोड एंड डी माइनस ई बी नोड अपॉन एम एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे m का और e का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और रही बात 2 की, तो 2 भी आएगा। बस अब ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो फाइनली जो v बना मेरा वो कितना बन गया, ओमेगा अपॉन बीटा बी नोट मल्टीप्लाई विद द टी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर m अपॉन e, दैट्स ऑल। बस यही तो लिखना था। दिस रेडिएशन इज नोन एज हर्टले analog voltage equation. This radiation equation
This radiation equation is known as Hartree analog voltage equation. बस ये कंडीशन कहलाती है। बस अगर हार्ट्रे कंडीशन आती है ना तुम्हें, तो तुम्हें यहीं तक काम करना है, बस यहीं तक डिराइव करना है। और ये आ सकती है, मतलब 5 मार्क्स में आती है हार्ट्रे कंडीशन। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा टॉपिक था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। क्योंकि बहुत सारे उसमें कैविटीज होती है ना, तो अलग अलग तरह की कैविटी के लिए अगर हम काम करते हैं तो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन वो बोलता है। अभी तक हम लोगों ने केवल मैग्नेट्रॉन का प्रिंसिपल पढ़ा है, बट अगर मैग्नेट्रॉन के अंदर बहुत सारी कैविटीज आ जाए मान लो, तो वो कहलाता है मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, जिसमें n नंबर ऑफ कैविटीज होगी। तो उन सभी कैविटीज के लिए हमें अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको मंडे को शुरुआत कराऊँ। आज तुम्हारा शनिवार है। अच्छा टॉपिक है, आने लायक तो पता नहीं, क्योंकि ये इतना आया नहीं है मल्टी कैविटी, बट फिर भी मैग्नेट्रॉन का नेक्स्ट पार्ट यही है, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो करते हैं इसको भी नेक्स्ट। अभी फिलहाल चलते हैं। तुम लोग एक बार अटेंडेंस दे दो।